ए वेरी गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। मैं बीपी राणा आपका अपने चैनल केमिस्ट्री क्लासेस बाय राणा सर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। चलिए आज हम मोल संकल्पना के बारे में बात करेंगे, एवोगैड्रो नंबर के बारे में बात करेंगे कि एवोगैड्रो नंबर का मान 6.022 गुना 10 की घात 23 ही क्यों होता है। और ये जो 10 की घात 23 है, कभी आपने अंदाजा किया है कि इसकी वैल्यू कितनी हो सकती है। देखिए हम फटाफट बोल देते हैं 10 की घात -16, 10 की घात -19, 10 की घात 24, 10 की घात -24, 10 की घात 23, लेकिन क्या आपको इस वैल्यू का पता है। चलिए आज इन्हीं बातों पर बात करेंगे कि एवोगैड्रो संख्या का मान जो होता है वो इतना क्यों होता है। क्या एवोगैड्रो संख्या जितने रुपये, एवोगैड्रो संख्या का मान कितना है 6.022 गुना 10 की घात 23। तो क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इतने रुपये क्या विश्व में किसी इंसान के पास हो सकते हैं। और अगर हो सकते हैं तो अगर वो इंसान 10 लाख रुपये प्रति सेकंड के हिसाब से खर्च करना शुरू कर दे, कहीं बांट दे, कैसे भी करे, 10 लाख रुपये उसके खाते से हर सेकंड में जाने चाहिए, तो एवोगैड्रो संख्या जितने रुपये यानी 10 की घात 23 रुपये खर्च करने में कितना समय लगेगा। 1 सेकंड, 10 सेकंड, 1 घंटा, 10 घंटे, 12 घंटे, 1 दिन, 1 हफ्ता, कितना टाइम लग सकता है। 10 लाख रुपये 1 सेकंड में, 10 लाख रुपये 1 सेकंड में अगर इंसान खर्च करता हो तो एवोगैड्रो संख्या जितने रुपये खर्च करने में कितना समय लगेगा, आप सोच करके बताइएगा। एवोगैड्रो संख्या का मान है 6.022 गुना 10 की घात 23 और किसी इंसान के पास में मान के चलिए कि इतने पैसे हैं। आपके हिसाब से कितने लोग भारत में ऐसे हो सकते हैं जिनके पास में इतने रुपये होंगे। भाई सेलिब्रिटीज़ हैं, अमिताभ बच्चन है, अक्षय कुमार है, सचिन तेंदुलकर है, सलमान खान है, शाहरुख खान है, इनमें कितने लोग हो सकते हैं, टाटा, बिरला, अंबानी, कितने लोग हो सकते हैं जिनके पास में एवोगैड्रो संख्या जितना रुपया हो सकता है। आप सोच रहे होंगे कि काफ़ी हो सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं। वो तो कैलकुलेशन है, करके पता चलेगा। वर्ल्ड में, संसार में इतना रुपया कितने लोगों के पास हो सकता है, एवोगैड्रो संख्या जितना रुपया। एक से एक पैसे वाले अरबपति खरबपति आदमी पड़े हुए हैं। और अगर कोई इंसान जिसके पास में एवोगैड्रो संख्या जितना रुपया हो और वो 1 सेकंड में 10 लाख रुपये, भैया 10 लाख रुपये 1 सेकंड में खर्च करे, तो एवोगैड्रो संख्या जितने रुपये खर्च करने में उसे कितना समय लग सकता है। 1 घंटा, 2 घंटे, 10 घंटे, 12-24 घंटे। तब तक आप सोचिए और मैं वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ। और उससे पहले मैं आपको थोड़ा रिमाइंड करा देना चाहता हूँ कि आपको हमने बताया था परमाणु, अणु, परमाणु भार और अणुभार। अणुभार निकालने की वीडियो मैंने पीछे बना चुका हूँ, तो उसमें आप देख सकते हो। किसी भी यौगिक का अणुभार बेहद इंपॉर्टेंट होता है। जैसे आपको बताया हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना 1, अणुभार 2, जल का अणुभार 18। वो कैसे होता है अभी देखते हैं। एवोगैड्रो संख्या के बारे में एक फैक्ट और बता देता हूँ मैं आपको। एवोगैड्रो संख्या की खोज एवोगैड्रो ने नहीं की थी, बल्कि मिलिकन ने की थी। लेकिन इस संख्या का नाम एवोगैड्रो संख्या इसलिए रखा गया क्योंकि एवोगैड्रो ने रसायन विज्ञान के क्षेत्र में बहुत बड़े बड़े कार्य किए थे, इसलिए उनके सम्मान में इस संख्या का नाम एवोगैड्रो संख्या रख दिया गया। चलिए अब बोर्ड की तरफ बढ़ते हैं और चलते हैं कि कैसे एवोगैड्रो संख्या का मान निकाला जाता है। चलिए तो बात करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कोई पूछता है हाइड्रोजन का परमाणु भार, तो आप कितना बताएंगे। परमाणु भार, परमाणु का मतलब अकेला है, परमाणु भार होगा इसका 1। और अगर कोई पूछता है कि हाइड्रोजन का अणुभार, तो अणु का मतलब क्या है। अणु का मतलब है बेटा वो H2 के बारे में पूछ रहा है, तो H2 का अणुभार कितना हो जाएगा 2। जल का अणुभार कितना होता है H2O का 18 होता है। नाइट्रोजन N2 का अणुभार कितना होता है जी 28 होता है। CO2 का अणुभार कितना होता है जी 44 होता है। चीनी C12H22O11 का अणुभार कितना होता है 342 होता है।
तो ये अणुभार की वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ, इसलिए मेरे हिसाब से इस पर ज़्यादा जोर देने की आवश्यकता फिलहाल नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बात कर लेते हैं कि इनके अणुभार दिए गए हैं। हाइड्रोजन का अणुभार 2 है। अगर हम 2 ग्राम हाइड्रोजन ले लें, उसका मतलब क्या होगा, यानी हाइड्रोजन का जो अणुभार है उतनी ही मात्रा हाइड्रोजन की ग्राम में ले लें। जल का अणुभार 18 ग्राम हम जल ले लें। CO2 का अणुभार 44 ग्राम हम CO2 ले लें, तो इनका मतलब क्या होगा। चलिए बात कर देते हैं मोल संकल्पना और एवोगैड्रो संख्या की। मोल संकल्पना, मोल कॉन्सेप्ट। मोल संकल्पना और एवोगैड्रो संख्या दोनों को साथ साथ में लेकर चलते हैं। इसको एवोगैड्रो, एवोगैड्रो, आवोगाड्रो कुछ भी लिख सकते हैं आप लोग, सब लेखक अलग अलग लिखते हैं। तो इसमें मोटी सी बात मैं आपको बता दूं कि हर यौगिक का कुछ ना कुछ अणुभार होता है। जैसे कि बता कि H2 का अणुभार कितना होता है 2, H2O का अणुभार कितना होता है 18, चीनी का अणुभार कितना होता है 342, CO2 का अणुभार आपका 44, यूरिया का अणुभार आपका 60। तो हर यौगिक का कुछ ना कुछ अणुभार होता है। तो किसी यौगिक का जितना अणुभार होता है अगर उतनी ही मात्रा उसी ग्राम में ले ली जाए तो उसे एक मोल कहते हैं। किसी यौगिक का जितना अणुभार होता है उतनी ही मात्रा उसके अगर ग्राम में ले ली जाए तो उस मात्रा को ही एक मोल कहते हैं। ये मोल है क्या, देखिए समझिए बात को आप। बहुत बार गिनती की सुविधा के लिए कुछ नाम रख दिए जाते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास में 12 अमरूद हैं तो हम क्या कह देंगे कि 1 दर्जन अमरूद हैं। अगर हमारे पास में 12 खिलौने हैं तो हम कहेंगे कि हम ये 1 दर्जन खिलौने हैं। जैसे जोड़े का मतलब क्या होता है 2। अगर मैं कहूँ 1 जोड़ी चप्पल तो यानी 2 चप्पल, 1 जोड़ी सेब यानी 2 सेब, 1 जोड़ी अमरूद यानी 2 अमरूद, 1 जोड़ी आपका मार्कर यानी 2 मार्कर। ऐसे ही 1 दर्जन का मतलब 12 होता है। अगर मैं कहूँ 1 दर्जन केले तो 12 केले, 1 दर्जन पेन तो 12 पेन, 1 दर्जन कॉपियाँ यानी 12 कॉपियाँ। तो दर्जन का मतलब 12 होता है। इसी तरह से मोल, मोल का अर्थ होता है शाब्दिक अर्थ ढेर, ढेर मतलब टीला। और मोल में जैसे 1 दर्जन के लिए 1 दर्जन का मतलब है 12 वस्तुएं या 12 आर्टिकल, ऐसे ही 1 मोल का मतलब होता है बेटा 6.022 गुणा 10⁻23। अगर कहे कोई 1 दर्जन केले तो इसका मतलब है इतने केले, और अगर कहे कि 1 मोल केले तो इसका मतलब इतने केले। हालांकि आप सोच रहे होंगे कि 6.022 या 022 केला कितना होगा, ये समझाने के लिए बता रहा हूँ। बहुत बार अध्ययन की सुविधा के लिए एवोगैड्रो संख्या का मान 6×10⁻23 भी लिख लिया जाता है। तो जैसे 1 दर्जन का मतलब 12 है तो 1 मोल का मतलब ये होता है। मोल का मतलब होता है हीप या ढेर। अब बात कर लेते हैं एवोगैड्रो संख्या की। 1 मोल का मतलब इतना है और इसी संख्या को एवोगैड्रो संख्या या एवोगैड्रो संख्या कह देते हैं। एवोगैड्रो संख्या, और इसको या तो n से या फिर Na से प्रदर्शित करते हैं। n का मतलब नंबर, a का मतलब एवोगैड्रो। इसकी खोज एवोगैड्रो ने नहीं की थी बल्कि इसकी खोज मिलिकन ने की थी। और उसने कैसे की थी आपको ये भी बता दूं। सन 1911 में चले जाते हैं थोड़ा सा। तो 1911 में मिलिकन ने तेल बूंद विधि द्वारा इलेक्ट्रॉन का आवेश ज्ञात किया था, जो कि 1.602 × 10⁻⁻19 कूलाम का ऋणावेश था। फिर बाद में 1 मोल एक इलेक्ट्रॉन ज्ञात हो गया, 1 मोल इलेक्ट्रॉनों का आवेश ज्ञात किया गया, जिसको 1 फैराडे कहते हैं। 96,488 या 96,500 कूलाम होता है। अगर 1 मोल इलेक्ट्रॉनों के आवेश को 1 इलेक्ट्रॉन के आवेश से भाग दे दिया जाए तो एवोगैड्रो संख्या प्राप्त हो जाती है, अर्थात 1 मोल इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात हो जाती है। ध्यान दीजिए
96,500 कूलाम जो आवेश मिलिकन ने बताया था, जिसे एक फैराडे कहते हैं जिसको, उस एक फैराडे इतने आवेश में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो इतनी होती है, यानी इतने इलेक्ट्रॉनों का आवेश होता है। तो इसी कारण इस संख्या को 6.022 से और नाम के रूप में सम्मान के लिए एवोगैड्रो संख्या कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। ये तो इसकी हल्की सी एक ऊपरी जानकारी हुई। अब लेते हैं इसका संबंध मोल संकल्पना से। देखिए, हाइड्रोजन का अणुभार H2 का अणुभार की बात कर रहा हूँ बाबू में। H2 का अणुभार कितना होता है? 2। हाइड्रोजन का अणुभार 2। अब अगर हम किसी बर्तन में, किसी पात्र में 2 ग्राम हाइड्रोजन ले लें, 2 ग्राम हाइड्रोजन, तो इस हाइड्रोजन को ही 1 मोल हाइड्रोजन कहा जाएगा। 1 मोल हाइड्रोजन। और 1 मोल किसी का भी हो, उसमें परमाणु या अणुओं की संख्या एवोगैड्रो संख्या के बराबर होती है, जिसका मान 6.022 होता है। चलिए, 1 मोल गैस का एनटीपी पर आयतन वो होता है 22,400 मिलीलीटर। 22,400 मिलीलीटर या 22.4 लीटर, क्योंकि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। अब यहीं पे एनटीपी की बात और कर दूं मैं। एनटीपी का मतलब क्या होता है? एनटीपी का मतलब होता है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। नॉर्मल टेम्परेचर, टेम्प लिख देता हूं, टेम्परेचर एंड प्रेशर। हिंदी में इसको कहते हैं सामान्य ताप व दाब। क्या कहते हैं? सामान्य ताप व दाब। सामान्य ताप व दाब। और हिंदी में भी शॉर्ट में लिख देते हैं सा ता दा। एक इसी तरह से वर्ड आता है एसटीपी। इसका मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसको हिंदी में लिख देते हैं मानक ताप व दाब। मानक ताप व दाब। और शॉर्ट में लिख देते हैं इसको मातादा। ये 6-8 लाइनें जो लिखी गई है, दिख रहा होगा स्पष्ट। नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, सामान्य ताप व दाब, सातादा, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, मानक ताप व दाब, मातादा, एनटीपी, एसटीपी। बेटा ये सभी का मतलब एक ही होता है, ध्यान रखना इस चीज का। कभी एनटीपी लिखा मिलता है, कभी एसटीपी। जो टेम्परेचर लिया जाता है इसमें वो सदा 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273 केल्विन लिया जाता है। और जो दाब लिया जाता है वो एक वायुमंडल, एटीएम का मतलब एटमॉस्फेयर, या 76 सेंटीमीटर आ रहा क्या बोल? हाँ, 76 सेंटीमीटर या 760 मिलीमीटर। 760 मिलीमीटर ये लिया जाता है। तो ये ध्यान रखना है आपको कि किसी भी पदार्थ के 1 मोल में अणुओं की संख्या एवोगैड्रो संख्या के बराबर होती है, जिसका मान 6.022 होता है। और किसी भी गैस के 1 मोल का एनटीपी पर आयतन 22.4 लीटर या 22,400 मिलीलीटर होता है। ये 2 बातें आपको याद रखनी है। एनटीपी एसटीपी क्या है वो मैं आपको बता चुका हूँ। एनटीपी का मतलब नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। एसटीपी का मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। सामान्य ताप व दाब, मानक ताप व दाब। सामान्य ताप व दाब कितना होता है? ताप 0 डिग्री सेंटीग्रेड या केल्विन में बदलोगे तो 273 केल्विन। और दाब आपका एक वायुमंडल ले लीजिए या 760 मिलीमीटर या 76 सेंटीमीटर ले लीजिए। तो अब फिर भी चढ़ते हैं। हाइड्रोजन का अणुभार कितना था? 2। तो अगर हम 2 ग्राम हाइड्रोजन ले लें तो उसका मतलब 1 मोल होगा। और 1 मोल के लिए ये 2 बातें बिल्कुल सत्य है कि 1 मोल में किसी पदार्थ के कणों की संख्या या परमाणु अणुओं की संख्या इतनी होगी और आयतन इतना होगा। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। बेटा नाइट्रोजन का अणुभार कितना होता है? नाइट्रोजन का अणुभार
अणुभार वाली वीडियो जरूर देख लीजिएगा, वहां बड़ा रोल है उसका। 28 होता है। जितना अणुभार है उतनी मात्रा ग्राम में ले लो। 28 ग्राम नाइट्रोजन तोल लो किसी बर्तन में, ले ली तो उसको ही 1 मोल नाइट्रोजन कहा जाएगा। और 1 मोल नाइट्रोजन का मतलब है नाइट्रोजन के अणु इतने होंगे और आयतन इतना होगा। तो 1 मोल नाइट्रोजन का मतलब होगा कि उसमें अणुओं की संख्या एवोगैड्रो संख्या के बराबर होगी। अब आप ये सोचोगे यार ये तो तुक्का चल रहा है, ना तो हम हाइड्रोजन को देख सकते और ना ही हम नाइट्रोजन को देख सकते, लेकिन जल को तो देख सकते हैं। बस वहीं आ जाइए। जल का अणुभार H2O का अणुभार कितना होता है? जल का अणुभार होता है जी 18। जितना अणुभार होता है उतनी मात्रा ग्राम में, जितना अणुभार उतनी ही मात्रा ग्राम में। जल का अणुभार कितना? 18। तो अगर हम 18 ग्राम पानी किसी गिलास में ले लें तो उस पानी को ही हम 1 मोल कह देंगे। अगर हम 18 ग्राम पानी किसी बर्तन में तोल लें तो उस मात्रा को ही 1 मोल कह देंगे। और 1 मोल तो कुछ भी हो, 1 मोल के लिए 2 बातें सत्य हैं कि 1 मोल में अणु इतने होंगे और आयतन आपका 22,400 मिलीलीटर होगा। तो आशा करता हूं कि मोल आप समझ गए होंगे। फिर समझ लें, किसी भी पदार्थ के परमाणु या अणुभार को अगर ग्राम में लिया जाए तो उसे ग्राम परमाणु भार या ग्राम अणुभार कहते हैं और उसको ही हम 1 मोल कहते हैं। तो ग्राम अणुभार का मतलब है किसी पदार्थ का अणुभार जितना भी है उसे ग्राम में हमें तोलना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूरिया, ये भी आपने संभवतः देखा होगा। यूरिया NH2CONH2। बाबू यूरिया का अणुभार कितना होता है? यूरिया का अणुभार होता है 60। यूरिया का अणुभार 60। करना क्या है, जितना अणुभार है उतना यूरिया ले लो। 60 ग्राम यूरिया ले लो। 60 ग्राम NH2CONH2 यूरिया लिख देता हूं। 60 ग्राम यूरिया को कह देंगे 1 मोल यूरिया। 1 मोल यूरिया। और 1 मोल का मतलब आपको पता ही है अणु कितने होंगे, एवोगैड्रो संख्या जितने 6.022 गुणा 10⁻23 और आयतन कितना होगा एनटीपी पर 22.4 लीटर या 22,400 मिलीलीटर। तो कुल मिलाकर के किसी भी पदार्थ के अणुभार जितनी मात्रा को यदि ग्राम में व्यक्त करें तो उसे ग्राम अणुभार या 1 मोल कहते हैं और उसमें अणुओं की संख्या एवोगैड्रो संख्या के बराबर होती है और उसका एनटीपी पर आयतन 22,400 या 22.4 लीटर होता है। चलिए अब बात कर लेते हैं, एक सवाल था हमारे पास में। चलो उससे पहले इसके छोटे से न्यूमेरिकल देख लिए। अगर कोई पूछता है हमसे, क्वेश्चन नंबर 1, अगर हमसे कोई पूछता है कि 9 ग्राम जल में जल के मोलों की संख्या तथा एनटीपी पर आयतन ज्ञात करो। एनटीपी पर आयतन ज्ञात करो। चलिए तो इसका आंसर में क्या ध्यान दें, किसके बारे में बात हुई है? H2O। तो लिख दो H2O का अणुभार कितना होता है? जल का अणुभार H2O का अणुभार कितना होता है जी? 18। ठीक, अगर हम 18 ग्राम जल ले लें तो उसे क्या कह देंगे? 18 ग्राम H2O का मतलब 1 मोल। जब 18 ग्राम का मतलब 1 मोल है तो 9 ग्राम का मतलब क्या होगा? आधा मोल। 1/18 गुणा 9, 9 दूनी 18 यानी 1/2 यानी कि 0.5 मोल हो जाएगा। यानी 9 ग्राम पानी में पानी के यानी जल के कितने मोल होंगे? आपके 0.5 यानी कि आधा मोल होगा इसका, आधा मोल। अब बात कर लेते हैं, अगर कोई पूछता है कि 9 ग्राम जल में मोलों की संख्या तो होगा एनटीपी पर आयतन, क्योंकि
एक मोल किसी भी पदार्थ का हो, एक मोल का एनटीपी पर आयतन कितना होता है? 22.4 लीटर। तो आधे मोल का 0.5 मोल का एनटीपी पर आयतन क्या होगा? 22.4 गुणा 0.5 बटे 1 हो, तो जो होगा क्यों रहेगा ही, तो गुणा कर दो 11.2 लीटर। इतना आयतन हो जाएगा उसका एनटीपी पर। अब इसी में अगर आगे सवाल को बढ़ाऊं और आगे इसमें एक बात और जोड़ूं कि पता करो कि 9 ग्राम जल में ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं। आपको पता है जल का सूत्र क्या होता है? H2O। H2O में ऑक्सीजन कितना है? 1। तो जितने जल के अणु होंगे उतने ऑक्सीजन है। जल के अणु कितने आए 9 ग्राम में? चलिए अणु अलग से निकाल लेते हैं। एक मोल जल में जल के अणु कितने होंगे? एवोगैड्रो संख्या जितनी, तो आधे मोल में कितने होंगे? गुणा कर दो एवोगैड्रो संख्या गुणा 0.5, 6.022 गुणा 10⁻23 और गुणा 0.5 गुणा करने में पाएंगे कितना आ जाएगा? 3.011 गुणा 10⁻23 गुणा करके देख लेंगे आप। तो आधे मोल जल में 0.5 मोल जल में जल के अणु कितने होंगे? अब अगर कोई पूछ ले कि आधे मोल यानी कि 9 ग्राम में, 9 ग्राम जल में, 9 ग्राम जल का मतलब क्या है? आधा मोल। आधे मोल में, एक मोल में अणु इतने, आधे मोल में आ जाएंगे इतने। तो जल में पूछ ले अगर ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या, तो जल का सूत्र क्या होता है? H2O। एक जल के अणु में एक ऑक्सीजन है, तो इतने जल के अणुओं में इतने ऑक्सीजन होंगे, तो ऑक्सीजन परमाणु इतने होंगे। अगर पूछा लगा हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या, तो हाइड्रोजन जल के एक अणु में हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं? 2। यानी जितने जल के अणु होंगे, अगर एक जल का अणु होगा तो उसमें हाइड्रोजन कितने होंगे? 2। अगर 2 जल के अणु होंगे तो हाइड्रोजन कितने होंगे? दुगने, 4। तो अगर इतने जल के अणु हैं तो हाइड्रोजन कितने होंगे? दुगने, अर्थात इतने जल के अणु होंगे। तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स आपसे पूछ लिए जाते हैं कंपटीशन में भी और वैसे भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। और जो हमारा एक सवाल था आपसे, हमने पूछा था कि एवोगैड्रो संख्या रुपये कितने लोगों के पास में हो सकते हैं भारत में? 2, 4, 10, 20। वर्ल्ड में कितने लोगों के पास में हो सकते हैं? 50, 100 तो हो ही जाएंगे सब लगभग। 100 तो इतने ऐसे इंसान होंगे जिनके पास में इतने रुपये होंगे। कितने? 6.022 गुणा 10⁻23। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब आपको देखना है कि इतने रुपये वर्ल्ड में कितने लोगों के पास हो सकते हैं। अभी तो हम कैलकुलेट करके बताएंगे, मुझे तो पता नहीं, आप लोग सोच सकते हो कितने आदमी हो सकते हैं। अगर कोई इंसान 10 लाख रुपये 1 सेकंड में खर्च करता हो, तो एवोगैड्रो संख्या जितने रुपये खर्च करने में कितना समय लगेगा? 1 घंटा, 12 घंटे, 24 घंटे, 1 सप्ताह, 10 दिन या कितना? तो देख लेते हैं। सवाल है कि 10 लाख रुपए प्रति सेकंड समझ जाना कि दर से खर्च करने पर कितने समय में, या खर्च करने पर एवोगैड्रो संख्या जितने रुपये खर्च करने में कितना समय लगेगा? ये सवाल है आपके लिए। कितना समय लग सकता है वो कैलकुलेट करके देखेंगे। यानी कोई इंसान जिसके पास में एवोगैड्रो संख्या जितने रुपये हों, तो 10 लाख रुपए प्रति सेकंड के हिसाब से अगर वो खर्च करना शुरू कर दे, तो इतने रुपये खर्च करने में उसे कितना समय लगेगा। बेहद बढ़िया सवाल है। और आपको इससे ये भी पता चल जाएगा कि एवोगैड्रो संख्या की वैल्यू कितनी है।
ठीक है जी। चलिए सवाल को मिटो देता हूँ क्योंकि पूरे पे नहीं आ पाएगा, फिर नीचे मिटाना पड़ेगा। एवोगैड्रो संख्या का मान कितना है जी? 6.022 गुणा 10⁻23। मान लिया किसी इंसान के पास में इतने रुपये हैं, मान लिया, और वो 10 लाख रुपए एक सेकंड में खर्च करता है, तो हम कह देंगे कि 10 लाख, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। बेटा 10 लाख का मतलब है 10 के ऊपर 6 जी, मतलब 1 के नीचे 6 जीरो यानी 10⁻6। तो 10 लाख को हम 10⁻6 लिख सकते हैं। ये क्या बोले जाएंगे? 10 लाख। तो हम कह देंगे 10 लाख रुपए या 10⁻6 रुपए एक सेकंड में खर्च कर रहा है, मान लेते हैं इसको। चलिए, तो 10 लाख यानी 10⁻6 रुपए खर्च करता है कितने समय में? 1 सेकंड में। ठीक है जी। तो एवोगैड्रो संख्या जितने रुपए यानी 6.022 गुणा 10⁻23 रुपए खर्च करेगा, शॉर्ट में कर देते हैं, बराबर 1/10⁻6 गुणा 6.022 गुणा 10⁻23। इतने सेकंड का समय उसे एवोगैड्रो संख्या जितने रुपये खर्च करने में लगेगा। बेटा एक सेकंड, ये जो सेकंड आया ये तो सेकंड में आया। अगर हम ये देखें कि मिनट कितने लगेंगे, तो नीचे 60 से भाग और कर दो, तो अब यहाँ सेकंड की बजाय क्या हो जाएगा? मिनट। अगर 60 से और भाग कर दे तो हो जाएंगे घंटे। अगर 24 से भाग कर दे तो दिन, और 365 से भाग कर दे तो अब कह सकते हैं वर्ष हो जाएंगे, इतने वर्ष। देखिए यहां तक का जो सवाल था, इतने सेकंड आए थे। 10⁻6 खर्च करता है 1 सेकंड में, कितने रुपए खर्च करेगा? 1/10⁻6 गुणा 6.022 गुणा 10⁻23। लेकिन अब अगर आप इसे मिनट में कन्वर्ट करो तो 60 से और भाग कर दो तो मिनट हो जाएंगी, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। अगर घंटे वाला हिसाब देखो तो 60 से फिर भाग कर दो तो घंटे बन जाएंगे। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, दिन रात की बात कर रहा हूँ मैं, तो 24 से और भाग कर दो, अब ये दिन में आ जाएगा। और एक साल में 365 दिन होते हैं, तो 365 से भाग कर दें तो ये वर्ष आ जाएंगे, यानी जो भी काट पीट का आंसर आएगा वो वर्षों में आएगा। चलिए तो देख लेते हैं। देखिए 10⁻6 है, ऊपर जाकर माइनस की हो जाएंगी, 2 जीरो ये भी खत्म कर दो, तो इसको लिख सकते हैं 6.022 गुणा 10⁻23 और गुणा 10⁻−6 और बटे ये जीरो और ये जीरो 10⁻2 हो गई है, और गुणा 6 गुणा 6 गुणा 24 और गुणा 365। तो इतने वर्ष बैठ रहे हैं। चलिए और आगे सरल कर लो। 23 में से 6 गई, घात कितनी बची? 17। ये 10⁻2 के ऊपर जाकर कैसी हो जाएगी? माइनस की, तो घात कितनी रह जाएगी? 10⁻15। यानी लिख दूं 6.022 गुणा 10⁻15। 6 घातें ये घटी, 2 घातें ये भी ऊपर जाकर माइनस की हो जाएंगी, और बटे 6 छंग 36 गुणा 24 और गुणा 365। इतने वर्ष लगेंगे। अब आप इसको कैलकुलेट कीजिए कि काट पीट करके कितना आएगा। तब तक मैं भी आपको कैलकुलेट करके बता देता हूं कि ये समय कितना आने वाला है। कीजिए फटाफट कैलकुलेट, गुणा भाग कीजिए। मैं भी कर लेता हूं, आप भी कीजिए। अरे कैलकुलेटर कैसे मिलेगा? 6.022 डिवाइडेड 36 डिवाइडेड 24 डिवाइडेड 365
बाबू ये आ गया आपका सब कुछ काटने के बाद में 0.000190 बस यहीं तक ले लेते हैं और गुणा 10 की घात 15, बल्कि इस जीरो को भी मत लो, गुणा 10 की घात 15 दशमलव के बाद में कितने अंक आ गए। ठीक है जी, अभी दशमलव के अंक हैं 1 2 3 4 5 6, तो 6 घात इसमें से और घटा दो तो हम कह सकते हैं 19 गुणा 10 की घात 9। दशमलव के बाद में 6 अंक हैं, 6 घात इसमें से और घटा दो तो ये हो गया 19 गुणा 10 की घात 9 वर्ष में है बेटा ये। अब हिसाब लगाओ 19 गुणा 10 की घात 9 का मतलब है 19 के नीचे 9 जीरो रख दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वर्ष। अब ये कितना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, यानी 19 अरब, लगभग 19 अरब साल यानी वर्ष लगेंगे इतना पैसा खर्च करने में। अर्थात अगर कोई इंसान 10 लाख रुपये प्रति सेकंड खर्च करता हो, 10 लाख रुपये एक सेकंड में, तो एवोगैड्रो संख्या जितने रुपये खर्च करने में 19 अरब साल लगेंगे। 1-2 साल नहीं या 10-20 हजार साल नहीं, 19 अरब साल। अब ये देखो कितने अरब पीढ़ियां उसकी गुजर जाएंगी एवोगैड्रो संख्या जितना रुपया खर्च करने में। तो आप ये सोच सकते हैं कि क्या वर्ल्ड में कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिसके पास में एवोगैड्रो संख्या जितने रुपये हों? नहीं है, कोई एक इंसान ऐसा नहीं है कि जिसके पास में इतने रुपये हों, क्योंकि 10 लाख रुपये पर सेकंड कोई खर्च कर रहा है, एक सेकंड में 10 लाख रुपये, और इस संख्या के बराबर रुपये खर्च करने में उसको 19 अरब साल लगेंगे। कितने अरब पीढ़ियां उसकी बीत जाएंगी। तो ये तो होता है घातों का कमाल। देखिए जब तक हम 10 की घात 2, 10 की घात 3, 4, 5, 6 यहाँ तक रहते हैं तब तक कोई दिक्कत नहीं होती भाई, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। लेकिन इसके बाद में बाबू एक एक घात की वैल्यू इतनी बढ़ती चली जाती है, इतनी बढ़ती चली जाती है कि उसका कोई अनुमान नहीं होता। अब आप सोच सकते हैं कि कहते हैं कि धरती का वजन कितना है, लगभग 10 की घात 24 किलोग्राम। तो ये देख लो कितने किलोग्राम बैठता है 10 की घात 24। इलेक्ट्रॉन का आवेश 10 की घात -19 कूलाम। अरे बेटा दशमलव के बाद में इतनी जीरो लगाओ, 18 जीरो लगा के तब आप संख्या लिखो 1 6, इतना कम। यानी क्योंकि दशमलव माइनस में है घातें, तो घातें चाहे माइनस की हो या प्लस की, जितनी भी बड़ी होती चली जाती हैं, वैल्यू प्लस वाली है तो उतनी बढ़ती चली जाएगी और माइनस वाली है तो उतनी कम होती चली जाएगी। तो आगे अगर कभी भी आपके दिमाग में घातें आए 10 की घात 18, 10 की घात 15, 10 की घात 20, तो ध्यान रखना कि घातों को सामान्य सी बात मत समझना। 10 की घात 23 बहुत बैठती हैं। जब ये सवाल शुरुआत में रखा होगा हमने आपके सामने कि एवोगैड्रो संख्या जितने रुपये खर्च करने में किसी इंसान को कितना समय लगेगा अगर वो 10 लाख रुपए एक सेकंड में खर्च करता हो, तो आप सोच रहे होंगे 2-4 दिन में, 10 दिन में या 100 दिन में खर्च हो जाएंगे। लेकिन ये साल है बेटा, साल। इतने साल 365 की ओर गुणा कर दो तो इतने दिन बैठे हैं। तो ये होती है आपकी घातों की वैल्यू। अब इनसे संबंधित और तरह के भी सवाल आते हैं और उनके सूत्र के आधार पर बात कर लेते हैं। ध्यान रखें जब भी बात होती है मोलों की संख्या अगर निकालनी हो, मोलों की संख्या, तो उसका एक सामान्य सा सूत्र है ग्राम में मात्रा बटे अणुभार। ग्राम में मात्रा बटे अणुभार। अगर ग्राम में मात्रा को W से शो करें और अणुभार को M से, तो मोलों की संख्या W बटे M, और मोलों की संख्या को प्रदर्शित करते हैं स्मॉल n या कैपिटल N से। देखिए जो N है ये केमिस्ट्री में बहुत बार आता है, नॉर्मलता को कैपिटल N से शो करते हैं, एवोगैड्रो संख्या को कैपिटल N से या Na से शो करते हैं, स्मॉल n से विलेय के मोलों की संख्या को ज्ञात किया जाता है। तो इनमें कन्फ्यूज मत होइएगा। तो मोलों की संख्या बराबर ग्राम में मात्रा बटे अणुभार। अब अगर कोई पूछता है आपसे, ध्यान दें कि 4 ग्राम मेथेन, मेथेन मतलब CH4, मेथेन में
इसके मोलों की संख्या ज्ञात करनी है, इसके मोल ज्ञात करने हैं। तो हमें दिया है मेथेन के लिए CH4 की मात्रा कितनी दी, W बराबर 4 ग्राम। अणुभार कितना होता है मेथेन का, 12 और 4 16। तो मोलों की संख्या क्या होगी, ग्राम में मात्रा W बटे M, यानी ग्राम मात्रा कितनी 4 बटे 16 बराबर 1/4 यानी 0.25 मोल हो जाएगी। अगर कोई पूछता है आपसे कि भैया 1.8 ग्राम ग्लूकोज C6H12O6 में इसके मोल ज्ञात करो, तो ग्लूकोज की मात्रा W कितनी दे दी, W मतलब मात्रा वेट 1.8 ग्राम। ग्लूकोज का अनुभार कितना होता है C6H12O6 का 180, तो इसके मोलों की संख्या हो जाएगी W बटे M। ग्राम मात्रा कितनी 1.8 बटे अनुभार 180, तो यह आ जाएगा आपका 0.01, इतने मोल उसके होंगे। अब इन्हीं से संबंधित आगे और क्वेश्चन बन जाते हैं, जैसे कि अगर कोई आपसे पूछता है कि 4 ग्राम मेथेन में इसके मोलों की संख्या, ये होगा जी। दूसरा एनटीपी पर आयतन, कार्बन परमाणुओं की संख्या, हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या, ये सारी चीजें हमें ज्ञात करके बतानी है। 4 ग्राम मेथेन हमारे पास में है, किसी बर्तन में हमने रखी हुई है 4 ग्राम मेथेन, और पूछने वाला ये पूछना चाह रहा है कि इस 4 ग्राम मेथेन में कितने मोल बनेंगे, उनका आयतन क्या होगा, उसमें कार्बन परमाणु क्या होंगे, हाइड्रोजन परमाणु क्या होंगे। अब ध्यान दीजिएगा, मोल तो हमारे निकल ही गए 0.25 मोल, चूंकि 1 मोल का एनटीपी पर आयतन कितना होता है, कितना बताया था 22.4 लीटर। तो 0.25 मोल का एनटीपी पर आयतन होगा 22.4 और बटे 0.25, या कह दो 22.4 गुणा 1/4, सॉरी 0.25, पॉइंट हटा लो, 0 से खत्म, 2240 और बटे 25। चलिए पहले 5 से डिवाइड कर लें, या 25 से भी डिवाइड कर लो। 25 नंबर 225, 25 200, बच गए आपके 24, हो गए 240, 25 नंबर 225, बच गए 15, 25 का 150। भाई कैलकुलेशन थोड़ी मल्टीप्लाई होनी थी, ये थोड़ी मिस्टेक हो गई। 1 मोल का एंटीप्राइज ना 22.4, तो 0.25 का 22.4 और गुणा 0.25, अब गुणा कर लीजिए तो आपका ये आ जाएगा 5.6 लीटर। गुणा करके देख लीजिएगा, इतना ही बैठेगा। तो 4 ग्राम मेथेन का मतलब कितने मोल 0.25, 1 मोल का आयतन कितना 22.4, तो 0.25 मोल का आयतन कितना, ये आ गया। फिर पूछा है कार्बन परमाणु, मेथेन का सूत्र क्या होता है जी, मेथेन का सूत्र होता है CH4। कार्बन कितने हैं इसमें, एक अणु में कितने कार्बन, एक ही कार्बन है, और अणुओं की संख्या कितनी होती है, चलिए देख लेते हैं। 1 मोल में अणु कितने होंगे 6.022×10⁻23, तो 0.25 मोल में अणु कितने होंगे, 0.25 में अणु हो जाएंगे 6.022×10⁻23 और गुणा 0.25, गुणा कर लेंगे। 25 दूनी 50, 5 25 दूनी 50 और 5 55, 5 5 के 5 5, 25 का 150, 150। दशमलव आपका 3 अंक और 2 5, 1 2 3 4 5 गुणा 10⁻23।
यानी कि 1.505 गुणा 10⁻23। तो एनटीपी पर इतने लीटर आए, सॉरी इतने अणुओं की संख्या मेथेन के हो जाएगी। 4 ग्राम मेथेन का मतलब है उसके मोल कितने आ गए 0.25, और बस अब मोलों के हिसाब से ले लो। 1 मोल का एनटीपी पर आयतन कितना होता है, तो 0.25 मोल का आयतन कितना होगा। इसी तरह से 1 मोल में अणुओं की संख्या होती है इतनी, तो 0.25 में अणुओं की संख्या इतनी होगी। यानी जो 4 ग्राम मेथेन है जिसको हमने 0.25 मोल बनाया है, 4 ग्राम मेथेन का मतलब 0.25 मोल, तो 0.25 मोल में मेथेन यानी CH4 के अणुओं की संख्या इतनी होगी। इतने CH4 के अणु होंगे मेथेन के। अब मेथेन के एक अणु में कार्बन कितने होते हैं, 1। तो जब इतने अणु हैं मेथेन के तो कार्बन परमाणु भी इतने ही होंगे, लेकिन एक अणु में हाइड्रोजन कितने होते हैं, 4। तो अणु इतने हैं तो परमाणु कितने हो जाएंगे, 4 गुने। बोर्ड आ रहा है क्या पूरा? चलो थोड़ा नीचे कर लेते हैं। तो 4 ग्राम मीथेन का मतलब 0.25 मोल। 0.25 मोल के हिसाब से 1 मोल का आयतन निकालेंगे, 0.25 मोल का आयतन निकल गया। 1 मोल में अणुओं की संख्या इतनी होती है, 0.25 में अणुओं की संख्या आ गई हमारी ये वाली 1.505 × 10⁻23। इतने अणु जो 4 ग्राम मेथेन ली उसमें इतने अणु मेथेन के हैं, और मेथेन के एक अणु में कार्बन कितने, 1। तो कितने हो जाएंगे कार्बन, यानी कार्बन परमाणु कितने हो जाएंगे 1.505 और गुणा 10⁻23। और क्योंकि मेथेन के एक अणु में हाइड्रोजन कितने होते हैं, 4। इतने मेथेन के अणु हैं तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 4 गुने। तो H बराबर 4 गुणा 1.505 गुणा 10⁻23 का मतलब वही आपका 6.022 गुणा 10⁻23, यानी कि इतने हाइड्रोजन परमाणु हो जाएंगे, इतने हाइड्रोजन परमाणु होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब कुछ और न्यूमेरिकल्स किताब में से ले लेते हैं फटाफट। तो बस ये ध्यान रखना है किसी भी पदार्थ का, किसी भी यौगिक का जितना अणुभार होता है उतनी ही मात्रा अगर ग्राम में ले ले तो उसे 1 मोल कहते हैं। और किसी भी पदार्थ के 1 मोल का एनटीपी पर आयतन 22.4 और आपका अणुओं की संख्या या मोलों की या कणों की संख्या 6.022 × 10⁻23, यानी जिसको एवोगैड्रो संख्या भी कहते हैं। अब चलिए कुछ सवाल ले लेते हैं एवोगैड्रो संख्या से संबंधित और मोल कंसेप्ट से संबंधित। यह सवाल है कि एक हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान ग्राम में ज्ञात कीजिए। एक हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान ग्राम में ज्ञात करना है। देख लेते हैं बोर्ड आ रहा है नहीं। अरे सवाल चलिए तो बोर्ड आ गया, दिख रहा है आपको। सवाल है एक हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान ग्राम में ज्ञात करना है, ग्राम में। चलिए मैं आपको बताऊंगा कैसे लिखेंगे इसका आंसर। बेटा हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है, हाइड्रोजन का परमाणु भार आपको पता है 1 होता है, ठीक है। जितना परमाणु भार है उतनी ही मात्रा ग्राम में ले लो। 1 ग्राम हाइड्रोजन परमाणु का मतलब होगा 1 मोल हाइड्रोजन परमाणु। परमाणु की बात करते हैं फिलहाल, 1 मोल हाइड्रोजन। और 1 मोल हाइड्रोजन, 1 मोल तो किसी का भी हो, उसमें परमाणु कितने होंगे या कण कितने होंगे, एवोगैड्रो संख्या जितने कितने 6.022 × 10⁻23। तो 1 ग्राम हाइड्रोजन का मतलब 1 मोल और 1 मोल का मतलब इतने परमाणु। या ये भी तो कह सकते हैं कि इतने परमाणु कितने ग्राम में हैं, 1 ग्राम में। या ये भी कह सकते हैं कि इतने परमाणुओं का भार कितना है,
1 ग्राम, तो एक परमाणु का भार कितना, क्योंकि 6.022 गुना 10⁻23 हाइड्रोजन परमाणुओं का द्रव्यमान या भार बराबर 1 ग्राम। इतने परमाणुओं का भार कितना है, 1 ग्राम GM। तो एक परमाणु का भार कितना होगा, 1/6.022 गुना 10⁻23। तो एक बात तो ये हुई कि ये ऊपर जाके घाते माइनस की हो जाएगी, यानी 1/6.022 और गुना 10⁻23। और जब एक को इससे डिवाइड करेंगे तो वो आ जाएगा 0.166 गुना 10⁻23, या कह दो 1.66 गुना 10⁻24 ग्राम। यानी एक हाइड्रोजन परमाणु का भार 1.66 गुना 10⁻24 ग्राम होगा। तो इस तरह से न्यूमेरिकल हो जाएगा। अगला न्यूमेरिकल ले लेते हैं। NH3 के एक अणु का द्रव्यमान ग्राम में ज्ञात कीजिए। NH3 यानी अमोनिया, वो भी ऐसे ही होना है, सभी का ऐसे ही हो जाएगा। NH3 के एक अणु का द्रव्यमान ग्राम में ज्ञात करना है, ग्राम में। ठीक है जी। चलिए पहले देखते हैं NH3 का अणुभार लिख लो कितना होता है। NH3 का अणुभार कितना होता है, 17। अणुभार कितना हुआ, 17। और बेटा अगर 17 ग्राम अमोनिया हम किसी बर्तन में लेते हैं तो उसे कह देंगे 1 मोल अमोनिया, 1 मोल NH3। और 1 मोल में अणु कितने होते हैं सदा, अणु कह लो या कण कह लो, क्योंकि परमाणु में परमाणु होंगे, अणु में अणु होंगे, आयनों में आयन होंगे। वही 6.022 गुना 10⁻23। तो हम कह सकते हैं कि 17 ग्राम अमोनिया का मतलब है 1 मोल अमोनिया, और 1 मोल अमोनिया में अणु है इतने, या ये कह दे कि इतने अणु 17 ग्राम अमोनिया में है, या इतने अणुओं का भार 17 ग्राम है। तो लिख दिया कि 6.022 गुना 10⁻23 अमोनिया अणुओं का भार, NH3 के अणुओं का भार बराबर 17 ग्राम। तो एक अणु का भार कितना हो जाएगा, 17/6.022 गुना 10⁻23। तो घाते तो ऊपर जाके ये माइनस की हो ही जाएंगी, और बटे 6.022। अब 17 को अगर सीधा 6 से काटेगा, ये 18 हो तो 3 आता, लेकिन अब है कुछ कम, तो इसे काट लेना, तो ये लगभग 2.8 2 गुना 10⁻23 ग्राम आ जाएगा। तो अब यहाँ ये दो न्यूमेरिकल जो मैंने बताए हैं, तो इनसे एक निष्कर्ष निकल जाता है कि अगर किसी हमने यहाँ क्या हुआ, ये 17 क्या है, अमोनिया का अणुभार, और ये क्या है, एवोगैड्रो संख्या। तो अगर एक का ज्ञात करना हो, चाहे एक परमाणु हो, एक अणु हो, एक आयन हो, तो एक कण का द्रव्यमान, एक कण का भार या द्रव्यमान बराबर उस कण का परमाणु या अणुभार, परमाणु होगा परमाणु भार लिखेंगे, अणु होगा अणुभार, और बटे एवोगैड्रो संख्या। ये सूत्र बन जाता है। ये सूत्र बन गया आपका कि किसी भी पदार्थ के एक कण, यहाँ कण प्रयोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि परमाणु पूछ सकता है, जैसे हाइड्रोजन परमाणु पूछा, अणु पूछ सकता है जैसे अमोनिया NH3 अणु पूछ लिया, आयन पूछ सकता है, सपोज Na पॉजिटिव पूछ ले के Na पॉजिटिव के एक आयन का भार, तो इसलिए यहाँ पे कण प्रयोग कर दिया। आयन होगा तो भी, परमाणु होगा तो भी, अणु होगा तो भी। तो अब अगर इसी सूत्र के आधार पर मैं पूछूं कि CH4 के एक अणु का भार कितना होगा, तो सीधा सूत्र लगाओ। सवाल क्या है, CH4 के एक अणु का भार वो कितना हो जाएगा, सीधा सूत्र लगाओ। CH4 का अणुभार कितना हो, CH4 का अणुभार
और बटे एवोगैड्रो संख्या NaCH4 का अनुभार कितना हो 16 और बटे एवोगैड्रो संख्या 6.022 सवाल निकल के आ जाएगा। सूत्र बन गया क्या अणुभार बटे एवोगैड्रो संख्या। अगर कोई पूछे लगे आपसे सवाल अगला कि Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट के एक अणु का भार बराबर इसका अणुभार कितना होता है 106 और बटे एवोगैड्रो संख्या Na यानी 106 बटे 6.022 तो ये सूत्र बन जाता है आपका। चलिए अगले टाइप के न्यूमेरिकल देख लेते हैं कि क्या है। दिया गया है STP पर किसी गैस के 8.4 लीटर का भार 7.5 है, गैस का अनुभार ज्ञात कीजिए। अच्छा न्यूमेरिकल है ये भी। STP पर किसी गैस के 8.4 लीटर STP पर आयतन कितना दिया है 8.4 लीटर 8.4 लीटर का भार कितना है 7.5 ग्राम भार है उसका 7.5 ग्राम। पूछा है गैस का अनुभार ज्ञात कीजिए। गैस का अनुभार ज्ञात करना है। गैस का अनुभार देखिए अगर हम हिसाब लगाएं 8.4 लीटर का भार कितना है 7.5 STP पर, तो इससे हम 22.4 लीटर का भार भी तो ज्ञात कर सकते हैं। और 22.4 लीटर STP पर जितने मात्रा का भार होता है वही अनुभार होता है। हो गया सवाल। चूंकि 8.4 लीटर का भार बराबर 7.5 ग्राम, तो 22.4 लीटर का भार कितना हो जाएगा 7.5 गुणा 22.4 और बटे 8.4। इसको एक बार डिवाइड कर ले तो कैलकुलेशन करने पे जब 22.4 को 8.4 से भाग करेंगे तो ये आएगा 2.6666 या 2.67। इसकी गुणा कर लो 7.5 में, गुणा 7.5 ये आ जाएगा 20 ग्राम। अब ध्यान दीजिए अनुभार के विषय में क्या बात हुई है। सवाल था कि किसी गैस STP पर किसी गैस के 8.4 लीटर का भार इतना है। 8.4 लीटर का भार कितना है इतना, तो 22.4 लीटर का भार कितना आया इतना, इतने ग्राम। ठीक है जी। और STP पर 22.4 लीटर आयतन उस मात्रा का होता है किसी पदार्थ की जो उसका अणुभार होता है। इसीलिए गैस का अणुभार बराबर हो जाएगा, गैस का अणुभार बराबर 20। यहां भी एक सूत्र निकल के आ जाता है। अगर इस तरह के सूत्र होते हैं क्या नाम कि आयतन और भार दिया हुआ है तो उसमें लिख देते हैं कि भार बटे आयतन गुणा 22.4। अगर अणुभार ज्ञात करना है किसी भी कण का अणुभार या परमाणु भार बराबर उस पदार्थ या गैस कण कुछ भी हो उसकी मात्रा बटे उसका आयतन और गुणा 22.4। तो ये सूत्र बन जाता है किसी भी गैस का अणुभार निकालने का। कब? अगर मात्रा और आयतन उसकी दिए गए हों। चलिए एक आध न्यूमेरिकल और देख लेते हैं। दिया है किसी तत्व के 12.04 किसी तत्व के 12.04 गुणा 10⁻23 कोई तत्व है उसके 12.04 गुणा 10⁻23 परमाणु का भार 112 ग्राम है। इतने परमाणुओं का भार
परमाणुओं का भार यानी वजन 112 ग्राम है। 112 ग्राम। इस परमाणु का परमाणु भार क्या होगा? बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल सेम ऐसा ही है भाई। इतने परमाणुओं का भार कितना है? 112। तो एवोगैड्रो संख्या जितने 6.022 × 10⁻23 जितने परमाणुओं का भार क्या हो जाएगा? इसके बटे में ये गुणा ये, जितना भी आ जाएगा वही उसका परमाणु भार होगा। भाई इतने परमाणुओं का भार कितना दिया हुआ है? 112। तो एवोगैड्रो संख्या जितने परमाणुओं का परमाणु भार भी कैलकुलेट हो जाएगा, और एवोगैड्रो संख्या जितने परमाणु जिस मात्रा में होते हैं उसे ही एक मोल कहते हैं, और वही मात्रा पदार्थ का अणुभार या परमाणु भार या कण का भार होती है। तो इसी सूत्र से बिल्कुल ये भी आपका निकल जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। अगर समझ में ना आए तो मैं बता देता हूं। इतने परमाणुओं का भार इतना, तो इतने परमाणुओं का भार बराबर 112 × 6.022 × 10⁻23 बटे 12.04 गुणा 10⁻23। 23 से 23 कैंसिल। तो ऐसे सवालों में एक बात का और आप ध्यान रखें कि ऐसे सवालों में एवोगैड्रो संख्या का मान 6.022 ना लेकर के 6.02 लो। तो 6.02 का दुगुना कितना हो गया? 12.04, यानी कि सीधा 2, और 112 को 2 से भाग कर लो बराबर 56। तत्व का परमाणु भार 56 होगा निश्चित। चलिए अगला न्यूमेरिकल एक और देख लेते हैं बस। किसी तत्व के 25.21 × 10⁻23 परमाणुओं का भार, किसी तत्व के 25.21 × 10⁻23 परमाणुओं का भार है कितना बताया बेटा? 105 ग्राम है। 105 ग्राम है। पूछा है इस परमाणु का परमाणु द्रव्यमान क्या होगा? बिल्कुल वही है, इतने परमाणुओं का भार 105। तो एवोगैड्रो संख्या ने 6.022 × 10⁻23 परमाणुओं का भार ये बटे ये और गुणा एवोगैड्रो संख्या, यानी सीधा लिख देता हूं बराबर 105 बटे 25.21 गुणा 6.02 × 10⁻23। अच्छा ये भी 10⁻23 ही है। 23 से 23 कैंसिल होगी और ये लगभग 4 आ जाएगा, लगभग 6 चौक 24, लगभग इसी कैलकुलेशन ऐसे करके देख लीजिएगा। 105 को जो भी यहाँ है उससे भाग दे दीजिएगा, वही उसका परमाणु भार होगा। 5.3 लीटर का भार 11 है। गैस का भार याद करो। एक न्यूमेरिकल और बड़ा अच्छा आया है। एसटीपी पर किसी गैस के 5.3 लीटर का भार, आयतन दिया 5.3 लीटर का भार 11.25 ग्राम है। 11.25 ग्राम है। गैस का अणुभार याद करो, गैस का अणुभार। तो 5.3 लीटर का भार कितना? 11.25। तो हम निकाल सकते हैं कि 22.4 लीटर का भार कितना होगा, वो निकाल देंगे। वो जितना भी आएगा भार वही पदार्थ का गैस का अणुभार होगा। वीडियो काफ़ी लंबा चला गया, तो इस तरह के न्यूमेरिकल इसमें आते हैं मोल संकल्पना में और एवोगैड्रो नंबर में। और बहुत बार तो एक नंबर में यही पूछ लिया जाता है, कंपटीशन में तो मोस्टली यही पूछता है कि एवोगैड्रो संख्या का मान कितना होता है। 6.022 × 10⁻23 या 6.023 भी लिखा जाता है × 10⁻23। बहुत बार 6.02 × 10⁻23 देता है। तो ये सभी के सभी बिल्कुल एक ही बातें हैं। तो ध्यान केवल ये रखना है कि किसी पदार्थ का जितना भी अणुभार होता है उस अणुभार जितनी मात्रा को ग्राम में ले लीजिए, उसे एक मोल कहते हैं। किसी भी पदार्थ के एक मोल का एनटीपी पर आयतन 22.4 लीटर होता है और किसी भी पदार्थ के एक मोल में अणुओं की संख्या एवोगैड्रो संख्या के बराबर होती है, जिसका मान 6.022 × 10⁻23 होता है।
ये मान एवोगैड्रो ने ज्ञात नहीं किया था, परंतु मिलिकन ने जब इसको ज्ञात किया तो एवोगैड्रो का रसायन में योगदान को देखते हुए इस संख्या को एवोगैड्रो संख्या भी कहा जाने लगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।